मैं दिव्या बात कर रही हूँ, डायरेक्टली कॉलिंग फ्रॉम पीएमओ। दिस इज अ सिक्योर लाइन। क्या मेरी बात इस देश की सबसे बड़े लॉयर से हो रही है? देखिए, जब आप ग्राउंड पे होते हैं और फील्ड में ड्यूटी पे तैनात होते हैं, तब रिस्क का एहसास नहीं होता, तब नॉर्मल लगता है। लेकिन जब घर आकर आप सिगरेट पीते हैं और आप उस बारे में सोचते हैं तो डर लगता है। डर किसको नहीं लगता? डर सबको लगता है। पकड़े जाने का डर, सारी मेहनत पे पानी फिरने का डर, और स्पेशल ऑपरेशंस में तो जान जाने तक का डर होता है। कहीं कोई इंफॉर्मेशन लीक ना हो जाए, इतने सारे लोग इन्वॉल्व हैं, सीक्रेसी मेंटेन करना डिफिकल्ट हो जाता है। अब बात ऐसी है कि जब ये काम मुझे सौंपा गया, एक बार को तो मेरा भी सिर चकरा गया। हालांकि इतने सालों का एक्सपीरियंस और एक सक्सेसफुल लॉयर होने के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन इतना समझ आ गया था कि आसान नहीं है। और एक तरफ ये भी था कि इतने बड़े बड़े केस मैंने अपने करियर में हैंडल किए हैं, तो ये भी हो जाएगा, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो मैं निकाल ही दूंगा। इतना विश्वास तो था मुझे अपने आप पे। खैर, बहुत हद तक मैं इस मुद्दे से वाकिफ भी था। मेरी उम्र इतनी छोटी नहीं है कि मैंने 370 का नाम ही पहली बार सुना हो। उस दिन सो नहीं पाया मैं। बहुत बड़ा कार्य मुझे सौंपा गया था। सुबह के 3-4 बजे के करीब एक कागज और कलम लेकर मैंने लिखना शुरू किया। सोच सोचकर थक गया था मैं। आखिर दिमाग में कितना रख लेता। बहुत सारे परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस मैंने ट्राई किए, लेकिन उलझने बढ़ती गई। क्योंकि सॉल्यूशन लिख करके देना और एक ऐसा सॉल्यूशन लिख करके देना जो प्रैक्टिकल हो और एग्जीक्यूटेबल भी हो, दोनों में बहुत फर्क है। खैर, कोई विशेष बात नहीं थी। मैं अक्सर रात पूरी जाग कर पढ़ता हूं, लेकिन आज बस कुछ स्पेशल था। तो मैंने लिखना शुरू किया, वो हर एक पेज जो फंस सकता था। शुरुआत मैंने उससे की जो सबसे बड़ा था और सामने ही दिख रहा था, वही संविधान सभा वाला। एक बार को मैंने ये भी सोचा कि संविधान सभा को री इंटरप्रेट करके सीधा भारत की संसद ही कर देते हैं। इतना घुमा के कान क्यों पकड़ना है? लेकिन जैसे जैसे और छोटे छोटे पेज मेरे सामने आए जो फंस सकते थे, तो मुझे एहसास हुआ कि इससे उलझने और बढ़ेंगी। और भी कई आइडियाज मुझे आए। मैं हर एक पॉसिबल रास्ता खोज रहा था, लेकिन एलिमिनेशन के प्रोसेस से एक एक करके उन्हें डिस्कार्ड करता गया। एक चैलेंज और आता है जब आप साथ साथ एग्जीक्यूशन के बारे में भी सोचते हैं। एग्जीक्यूशन शुड लुक वेरी नेचुरल एंड सटल, नॉट लाइक समथिंग हैपनिंग इन अ हरी, और पीपल सस्पेक्ट दैट देयर इज समथिंग सस्पिशियस। तभी तो गवर्नर रूल लगाया। सीधा प्रेसिडेंशियल रूल भी तो लगा सकते थे, और सरकार गिरानी भी जरूरी थी। देखिए, सॉल्यूशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्लानिंग ऑफ एग्जीक्यूशन। जो एग्जीक्यूट करना है उसकी प्लानिंग, और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक्चुअल एग्जीक्यूशन। तो इसी तरह रिवर्स इंजीनियर कर करके हर एक पॉसिबल आउटकम सोच के, कहीं कान सीधा तो कहीं घुमा के पकड़ के, हर एक स्टेप पे सावधानी बरतते हुए स्टेप बाय स्टेप चलते गए, और रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सॉल्यूशन तैयार हो गया। फिर कागज को सीधा करके पढ़ा गया, तब आंखों के सामने मामला एकदम क्लियर हो गया कि कैसे होगा। हर एक लाइन को ध्यान से पढ़ना पड़ता है। कौन सा आर्टिकल किसके ऊपर चढ़ सकता है ये देखना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट कहीं किसी चीज को खारिज ना कर दे, ये डर रहता है। तो ऐसे करते करते हजारों घंटों का दिमाग लगा करके और हजारों पॉसिबिलिटीज में से निकाल के तैयार किया गया ये फ्रेमवर्क। पूरा होने के बाद मुझे खुद नहीं विश्वास हुआ कि ये मैंने किया है। This extraordinary piece of work is a derivative of my mind, and I still can't believe कि इतिहास के पन्नों में ये लिखा जाएगा कि I was the mastermind behind removal of Article 370. I feel honored and blessed.
तो उम्मीद है आपने पार्ट 1 एंड 2 देखा होगा और आपको पसंद भी आया होगा, तभी आप पार्ट 3 तक आए हो, तो थैंक यू सो मच। पार्ट 1 में मैंने जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री कवर की है और ये कवर किया है कि 370 को लगाने की नौबत कैसे आई और इसकी मांग किसने की। और पार्ट 2 में मैंने कवर किया कि आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A कहते क्या हैं, इनमें लिखा क्या हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इन दोनों से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पे कि आर्टिकल 370 को हटाया कैसे। तो सेंटर में बीजेपी की सरकार आई और 2014 में ही जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन हुए। 3 पार्टियां थी उस समय, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी। नेशनल कॉन्फ्रेंस वही शेख अब्दुल्ला की पार्टी है, उनकी तो डेथ हो गई थी, तो उसके बाद अब उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला पार्टी चला रहे। तो उस समय क्या हुआ, किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिली और कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना पाई। फिर आपस में इन्होंने नेगोशिएशन स्टार्ट किए। उस समय ऐसी स्थिति बनी कि बीजेपी के समर्थन के बिना कोई भी पार्टी सरकार बना नहीं सकती थी। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का 36 का आंकड़ा था, उनका मिलन हो नहीं सकता था। फिर पीडीपी और बीजेपी ने मिलकर गठबंधन सरकार यानी जम्मू कश्मीर में कोएलिशन गवर्नमेंट बनाई। फिर कुछ सालों बाद बीजेपी क्या करती है, अपनी सपोर्ट हटा लेती है। दोनों में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे और 2018 में ये सरकार गिर जाती है। उस समय वहां के गवर्नर थे सत्यपाल मलिक। उस समय एक ऐसा आदमी चाहिए था जो एकदम शार्प और कॉन्फिडेंट हो और साथ में आर्टिकल 370 को हटाने का जो ऑब्जेक्टिव है वो भी उसके माइंड में क्लियर हो और वो सेंटर के साथ अलाइंड होकर काम करे। तो वहां ऐसा कोई व्यक्ति भेजा गया जो अपना ही बंदा हो। तो गवर्नर सत्यपाल मलिक भारत सरकार को एक पत्र लिखते हुए कहते हैं कि अभी की स्थिति देखते हुए यहाँ प्रशासन चलाना मुश्किल हो गया है और कोई भी पार्टी यहाँ सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाई है, इसीलिए गवर्नर द्वारा डायरेक्ट रूल लगाया जाना ही यहाँ आखिरी और मोस्ट सुटेबल ऑप्शन मुझे लगता है। और ये काम किया उन्होंने आर्टिकल 92 जो कि जम्मू कश्मीर के संविधान में है। अब ये आर्टिकल 92 क्या कहता है? आर्टिकल 92 ये कहता है कि अगर कभी कहीं ऐसी स्थिति बनती है जिससे जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन फेल हो जाता है तो 6 महीने के लिए राज्यपाल शासन यानी डायरेक्ट रूल बाय गवर्नर लगाया जा सकता है। तो जम्मू एंड कश्मीर में 20 जून 2018 को गवर्नर रूल लगा दिया गया। और अगर इस 6 महीने में कोई भी सरकार नहीं बनती यानी कोई भी पार्टी सरकार बनाने में सफल नहीं होती तो आगे फिर आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंशियल रूल लगाया जाएगा और गवर्नर रूल को 6 महीने से ज्यादा एक्सटेंड कर नहीं सकते। अब मजेदार बात यह है कि बीजेपी तो जानबूझ के सरकार नहीं बना रही है क्योंकि वो चाहते हैं कि इसके बाद प्रेसिडेंशियल रूल आए। तो 19 दिसंबर 2018 को यानी राज्यपाल शासन के 6 महीने पूरे होने से सिर्फ एक दिन पहले राज्यपाल सत्यपाल मलिक रिकमेंड करते हैं कि आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंशियल रूल लगाना चाहिए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सेम डे उसकी अनाउंसमेंट करते हैं और वो पास हो जाता है। अब जम्मू एंड कश्मीर पे प्रेसिडेंशियल रूल लग गया है, वहां की स्टेट गवर्नमेंट की सारी पावर्स अब प्रेसिडेंट के हाथ में आ गई हैं। ऐसे में प्रेसिडेंट क्या कर सकता है कि राज्य की विधानसभा को सस्पेंड या डिसॉल्व कर सकता है। तो फिर विधानसभा के कार्य कौन करेगा? तो रूल ये कहता है कि ऐसे समय में विधानसभा के कार्य संसद या उसी की अथॉरिटी में होंगे। इतना आ गया समझ? आगे बढ़े, आ जाओ। तो बात यह है कि प्रेसिडेंशियल रूल के अंदर विधानसभा जब तक सस्पेंडेड है तब तक उसके कार्य संसद द्वारा किए जा सकते हैं और ये सारे कार्य प्रेसिडेंट अपने ऑर्डर में स्पेसिफाई करेगा। और ऐसे में प्रेसिडेंट क्या करता है, वो अपनी पावर्स डेलीगेट करता है वहां के गवर्नर और अदर अथॉरिटीज को। तो अब से विधानसभा के कार्य गवर्नर करेगा। तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 19 दिसंबर 2018 के तहत जम्मू कश्मीर की विधानसभा की सारी शक्तियां संसद को सौंप दी गई। तो 19 दिसंबर 2018 के बाद जम्मू कश्मीर की विधानसभा का मतलब भारत की संसद। और आपको सेकंड पार्ट वाली वीडियो में से याद होगा कि आर्टिकल 370(3) में लिखा है कि अगर इसको हटाना है तो जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की रिकमेंडेशन चाहिए होगी। और यही सबसे बड़ा पेच था जो फंसने वाला था। तो जितनी कहानी अभी तक हमने समझी है उसके हिसाब से अभी तक की क्या पोजीशन है वो समझ लेते हैं। गवर्नर अपना ही बंदा है, सेंटर से ही भेजा है, विधानसभा संसद ही है प्रेसिडेंट रूल के अंडर, और संविधान सभा जिसकी रिकमेंडेशन चाहिए आर्टिकल 370 को हटाने के लिए वो तो जम्मू कश्मीर के संविधान बनने के 1 साल बाद यानी 1957 में डिसॉल्व हो गई थी। अच्छा, एक चीज और समझो, हमारे संविधान का आर्टिकल 3 है जो स्टेट्स के ऊपर बात करता है। तो वो कहता है कि किसी भी स्टेट की रीऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस में प्रेसिडेंट को एक रेजोल्यूशन जिस स्टेट पे इम्पैक्ट आ रहा है उसकी विधानसभा को भेजना होगा और उसकी राय लेनी होगी। एक ये भी पेज फंसने वाला था कि आर्टिकल 370 हटाने के बाद रीऑर्गेनाइजेशन करेंगे जब स्टेट का तो उस स्टेट की विधानसभा से सलाह लेनी होगी। तो उसका भी इंतजाम यही हो गया क्योंकि प्रेसिडेंट रूल के अंडर विधानसभा तो अब अपनी संसद ही है। तो अब अगला मामला फंसा जुडिशियल इंटरप्रिटेशन का। देखो, आप कुछ भी कर लो, मामला जाना तो लास्ट में सुप्रीम कोर्ट में ही है और उन्होंने किसी आर्टिकल या क्लॉज में लिखी हुई किसी भी बात का इंटरप्रिटेशन जो भी निकाला वो मानना पड़ेगा।
उसमें बहस नहीं कर सकते। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है 367। ये एक इंटरप्रिटेशन का आर्टिकल है कि कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी बात लिखी हुई है उसका मतलब कैसे समझेंगे, वो इस आर्टिकल में है। कि कहीं कोई बात लिखी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में और अगर कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है कि इसका क्या मतलब निकलता है, तो ये इस आर्टिकल में देख के समझेंगे। तो इन्होंने क्या करा, 2019 के अभी वाले प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में आर्टिकल 367 में एक और क्लोज जोड़ दिया कि अब से जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का मतलब समझेंगे वहां की विधानसभा, और मामला साफ हो गया। एक छोटा सा पेज और है जो फंस सकता था। जब भी जम्मू कश्मीर के मामले में कॉन्स्टिट्यूशन की बात होती थी, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब समझा जाता था कॉन्स्टिट्यूशन एज अप्लाइड टू जम्मू एंड कश्मीर। एज अप्लाइड वाला कौन सा? 1964 वाला। जम्मू कश्मीर 1964 वाले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वर्जन को मानता था, यानी कि 1964 के बाद जितने भी अमेंडमेंट्स भारत के संविधान में हुए हैं वो जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं होंगे। तो इस फंसने वाले पेज को भी इस इंटरप्रिटेशन वाले क्लॉज में ठीक किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन एज अप्लाइड टू जम्मू एंड कश्मीर का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी भारत का संविधान, आज वाला लेटेस्ट संविधान, कोई पुराना वर्जन नहीं। और भी इंटरप्रिटेशन वाले छोटे छोटे मामले थे जो फंस सकते थे, तो उनको भी ठीक किया गया। जैसे पहले सदर ए रियासत था, अब गवर्नर ऑफ स्टेट कर दिया। मैंने मेन आपको बता दिए। देखो, ये करने का बस ऑब्जेक्टिव यही होता है, कोई भी छोटा सा लीगल लूप होल रह ना जाए जिसको बाद में कोई एक्सप्लॉइट करके ऑब्जेक्शन करे। तो हर एक छोटी छोटी चीज का ध्यान रखना पड़ता है। अब समझे स्टेप बाय स्टेप क्रोनोलॉजी में कि रिमूवल प्रोसेस क्या था। तो आ गया वो ऐतिहासिक दिन जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था, 5 अगस्त 2019। सबसे पहले सुबह सुबह आर्टिकल 370 एक डी की शक्ति को यूज करके प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकाला गया, जिसकी पहली लाइन ये लिखी है कि दिस विल सुपरसीड ऑल द ऑर्डर्स ऑफ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1954 एंड ऑल इट्स अमेंडमेंट्स। और दूसरी लाइन में ये लिखा है कि ऑल प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विल अप्लाई टू जम्मू एंड कश्मीर। मतलब भारत का संविधान पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर पे लागू होगा। और इससे हुआ क्या? आर्टिकल 35A इनवैलिड हो गया, क्योंकि 1954 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में आया था। वो 1954 वाला प्रेसिडेंशियल ऑर्डर खारिज कर दिया, तो 35A अपने आप हट गया। मतलब जो स्पेशल राइट्स वहां के परमानेंट रेजिडेंट्स को मिले हुए थे वो सब चले गए। अभी वाला प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1954 वाले प्रेसिडेंशियल ऑर्डर विद ऑल इट्स अमेंडमेंट्स के ऊपर चढ़ा दिया, मतलब उसको सुपरसीड करेगा वो। और 1954 वाले में 35A था, तो 35A हट गया। अब 370 एक डी समझते समय मैंने बताया था कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकालने के लिए विधानसभा की सहमति चाहिए। विधानसभा अपनी संसद ही है, सहमति मिल गई। आपको प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1954 समझाते टाइम मैंने बताया था कि ये कड़ी आगे जाके जुड़ेगी, वो कड़ी यहाँ जुड़ी है। 2019 वाले इस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में 1954 वाले को ही खारिज किया गया है। ऐसे समझो कि 2019 वाला प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1954 वाले ऑर्डर के ऊपर चढ़ गया और दूसरा 367 आर्टिकल को अमेंड किया, जिसमें एक और क्लॉज 367(4) ऐड किया, जिसमें वो सारे इंटरप्रिटेशन के मामले में फंसने वाले पेज ठीक किए। जैसे वो कॉन्स्टिट्यूशन एज अप्लाइड टू जम्मू एंड कश्मीर का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ही है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का मतलब अब समझा जाएगा विधानसभा। और विधानसभा कौन है? ऊपर समझाया था ना, विधानसभा है भारत की संसद। तो जम्मू कश्मीर की संविधान सभा हो गई विधानसभा, और विधानसभा है भारत की संसद। तो जम्मू कश्मीर की संविधान सभा मतलब भारत की संसद। संविधान सभा से रिकमेंडेशन चाहिए हटाने के लिए, संसद से रिकमेंडेशन मिल जाएगी, संसद तो अपनी ही है। तो गेम का लेवल 1 क्लियर हो गया। आओ समझें लेवल 2। इस सब के बाद अमित शाह जी संसद में 2 रेजोल्यूशंस पास करते हैं, जो कि दोनों एक साथ पेश किए जाने हैं और एक साथ पास होंगे। पहला रेजोल्यूशन 370(3) में लिखा है कि इसको पार्शियली या पूरी तरह हटाने के लिए जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सहमति चाहिए। संविधान सभा को समझेंगे विधानसभा। अभी जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में पास हुआ है वो इफेक्ट में आ गया, तो उस पावर को अब यूज कर रहे हैं। तो संविधान सभा को समझेंगे विधानसभा, और विधानसभा है भारत की संसद। तो 370(3) में लिखा है हटाने के लिए संविधान सभा की सहमति चाहिए। संसद ने सहमति दे दी, रिकमेंड कर दिया, प्रेसिडेंट ने अनाउंस कर दिया, और आर्टिकल 370 विद ऑल इट्स प्रोविजंस हट गया। और उसके बाद आर्टिकल 370 में लिख दिया ऑल आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद ऑल इट्स अमेंडमेंट्स विल अप्लाई टू जम्मू एंड कश्मीर। अब 1 2 3 कुछ नहीं है, बस एक ही है, आर्टिकल 370। दूसरा रेजोल्यूशन, जब प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 2019 में पहली चीज ये लिखी थी कि ऑल आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विल नाउ अप्लाई टू जम्मू एंड कश्मीर, तो उसके इफेक्ट में आते ही भारतीय संविधान का आर्टिकल 3 भी जम्मू कश्मीर पे अप्लाई हो गया। जब पूरा संविधान ही लागू हो गया तो आर्टिकल 3 भी साथ ही में लागू हो गया। आर्टिकल 3 में यह लिखा है कि किसी स्टेट की रीऑर्गेनाइजेशन अगर करनी है तो वहां की विधानसभा की सहमति लेनी होगी। विधानसभा अपनी संसद ही है, सहमति मिल गई। तो ये दोनों रेजोल्यूशन पार्लियामेंट में पास करा लिए
उसके बाद अपना चौथा पड़ाव खेला और पेश किया एक 58 पेज का जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया। एक लद्दाख यूटी आर्टिकल 239 के तहत, दूसरा जम्मू एंड कश्मीर यूटी आर्टिकल 239 ए के तहत। थोड़ा बहुत इनके राइट्स वगैरह में डिफरेंस है, लोकसभा और राज्यसभा की सीटें कैसे डिवाइड की हैं वो भी थोड़ा डिफरेंस है। अगर इस पे भी आपको एक पूरी स्पेशल वीडियो चाहिए तो मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अब जम्मू एंड कश्मीर को कैसे डिवाइड किया है, उनके क्या क्या राइट्स हैं, लोकसभा और राज्यसभा की सीटें कैसे डिवाइड की हैं, इस पे भी मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। तो उम्मीद है आपको रिमूवल प्रोसेस समझ आ गया होगा। एक छोटी सी समरी लेते हैं। सबसे पहले कोएलिशन गवर्नमेंट में से बीजेपी ने अपनी सपोर्ट हटाई, गवर्नमेंट गिर गई। बीजेपी ना सपोर्ट हटाती तो गवर्नमेंट कैसे गिरती? गवर्नर रूल आ गया, गवर्नमेंट ना गिरती तो गवर्नर रूल कैसे आता? फिर प्रेसिडेंट रूल लगाया, आना ही था। आर्टिकल 92 में लिखा था कि राज्यपाल शासन 6 महीने से ज्यादा चल नहीं सकता। प्रेसिडेंशियल रूल में विधानसभा की सारी शक्तियां संसद को मिल गई। ये ना होता तो कुछ भी आगे का होना ही नहीं था। विधानसभा की रिक्वायरमेंट कितनी जगह पे थी अभी हमने समझा ही है थोड़ी देर पहले। फिर 5 अगस्त को पहला प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास करा, 1954 वाला ऑर्डर वॉइड हो गया। भारत का पूरा संविधान जम्मू एंड कश्मीर पे लगाया। इससे आर्टिकल 35A अपने आप हट गया और आर्टिकल 3 अप्लाई हो गया। आर्टिकल 3 यूज करके ही जम्मू एंड कश्मीर की नई व्यवस्था बनानी थी। इसी में सबसे बड़े फंसने वाले पेज ठीक किए कि संविधान सभा का मतलब विधानसभा समझेंगे और अगले 2 रेजोल्यूशन के लिए शक्ति हासिल की। फिर 2 रेजोल्यूशन पास किए। पहले में कहा कि संसद की रिकमेंडेशन पे आर्टिकल 370 को हटा रहे हैं और दूसरे रेजोल्यूशन में कहा कि विधानसभा जो कि संसद ही है उसकी सहमति से स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल प्रेजेंट कर रहे हैं। और फिर 58 पेज का जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल प्रेजेंट कर दिया। एक से दूसरे के लिए शक्ति हासिल की, दूसरे से तीसरे के लिए, और फिर चौथे में काम खत्म। व्हाट अ मास्टर स्ट्रोक मैन। हिल गया ना दिमाग? अब आप सोचो रिवर्स इंजीनियर करके इस सब की प्लानिंग किसने और कैसे करी होगी। और ये 2-4 दिन की तैयारी नहीं है, ये सालों का होमवर्क है। बड़े बड़े मास्टरमाइंड लगे होंगे इस पहेली को सुलझाने के लिए। और फाइनली आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A जम्मू कश्मीर से हट गया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। काफी सारी चीजें थी, एक बार में समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि एक बार आप शुरू से पूरी तीनों वीडियोस दोबारा देख लो, आपको सारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर आप लीगल बैकग्राउंड से हैं और मेरी रिसर्च या प्रेजेंटेशन में कोई गलती हुई है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी ये 3 पार्ट्स की वीडियो सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मुझे खुद भी बहुत टाइम और एफर्ट्स लगा पूरी चीज समझने में और उसके बाद समझाने में।